ग्राम घुघराई में गूंजा योजनाओं का संदेश। ग्राम रथ कार्यक्रम में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। सैम पऊ, न्यूज। ग्राम पंचायत कैथरी के ग्राम घुघराई में गुरुवार को राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम रथ के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा ग्रामीणों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकार नारायण सिंह मस्ताना ने अपनी सुरीली आवाज में सरकार की योजनाओं को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत कर ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके लोकगीतों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि योजनाओं की जानकारी भी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासक अजयकांत शर्मा ने की। इस अवसर पर गिरदावर श्रीमती पूजा पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी मनीष शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक रामू शर्मा, दीपेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम देर शाम तक उत्साहपूर्वक चलता रहा। इस मौके पर अजयकांत शर्मा सरपंच ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। सरपंच ने आगे कहा, गांव के विकास में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आमजन जागरूक होगा तभी पंचायत और समाज मजबूत बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय राजस्थान सरकार के तेजस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जनता से डोर टू डोर हो रहे हैं। मैं 2013 में चेयरमैन था और 2020 में यहाँ सरपंच निर्वाचित हुआ। मैंने अपने कार्यकाल में ऐसे मुख्यमंत्री आज तक देखे हैं जो सुबह 5 बजे, मैं अभी चैनल पर देख रहा था, एक हमारी माता बहनें तो उनके बच्चे का ट्रांसफर 2 घंटे में उन्होंने तुरंत कराया। ऐसे तेजस्वी मुख्यमंत्री को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं जो जनता की समस्या सुन रहे हैं और तुरंत ही निदान कर रहे हैं। और मेरी ग्राम पंचायत कैथरी में 2 बार रथ आया है कैथरी, और ये हमारा आदर्श गांव बनने जा रहा है जो बहुत जल्दी घुघराई आदर्श गांव हो जाएगा। माननीय संभाग भी आए तो हमारी जो मैडम भरतपुर संभाग में लगी है वो भी जनता की जो समस्या है उनका तुरंत निदान करती हैं। माननीय युवा जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर और माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जनता के बीच में रहते हैं, हर समय जो भी समस्या होती है मैं राजस्थान सरकार और माननीय जिला कलेक्टर प्रशासन शासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि हमारी माता बहन हमारी ग्राम पंचायत में जो राजस्थान के डोर टू डोर ढाणी ढाणी तक रथ जा रहा है, जो सबको बता रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय संभागीय आयुक्त महोदय जी का और जिला कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त महोदय मैडम का मैं बार बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। बाड़ी की राजनीति में मजबूत जनाधार वाले नेता गिरिराज सिंह मलिंगा का योगदान उल्लेखनीय। विशेष रिपोर्ट, बाड़ी न्यूज। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने राजनीतिक जीवन में क्षेत्र के विकास, जन समस्याओं को उठाने और सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देने का कार्य किया है। अपने स्पष्ट वक्तव्य, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनता से सीधे जुड़ाव के कारण उन्होंने बाड़ी क्षेत्र की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। मलिंगा ने बनाई अलग पहचान। गिरिराज सिंह मलिंगा लंबे समय से बाड़ी और धौलपुर क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे वर्ष 2008 में बहुजन समाज पार्टी से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2013 और 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक बने। वर्ष 2023 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन क्षेत्र में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। सड़क, बिजली, पेयजल, अस्पताल सहित विद्यालयों के विकास में अहम योगदान। राजनीतिक जीवन के दौरान मलिंगा ने सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था में सुधार, पेयजल योजनाओं को बढ़ावा, अस्पतालों और विद्यालयों के विकास सहित कई जनहित कार्यों को प्राथमिकता दी। किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर भी वे लगातार मुखर रहे हैं। चंबल अंचल में राजपूत समाज के प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। संघर्षशील व कर्मठशील नेता। पूर्व विधायक मलिंगा को संघर्षशील और कर्मठ नेता के रूप में जाना जाता है।
क्षेत्र की जनता के बीच उनकी सीधी पहुंच और व्यक्तिगत संपर्क मजबूत माने जाते हैं। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र के सम्मान, विकास और जनता की आवाज को प्राथमिकता दी। इंजीनियर मारपीट, दस्यू जगन प्रकरण विवादों में रहे मलिंगा। वहीं वर्ष 2022 में डिस्कॉम इंजीनियर मारपीट प्रकरण और डकैत जगन गुर्जर से जुड़े विवादों में उनका नाम चर्चाओं में रहा। संबंधित मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन बताए जाते हैं। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कहना है कि वे बाड़ी क्षेत्र के चहुमुखी विकास, हर गांव की तरक्की और जनता के सम्मान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। पूर्वी राजस्थान में राजस्थानी भाषा लागू करने के फैसले पर बढ़ी बहस। ब्रज संस्कृति, भाषाई पहचान और युवाओं के भविष्य को लेकर उठे गंभीर सवाल। धौलपुर न्यूज। राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा एवं प्रशासनिक स्तर पर राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया ने अब पूर्वी राजस्थान में नई बहस छेड़ दी है। धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा जैसे जिलों में सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि पूरे प्रदेश में एक समान भाषाई व्यवस्था लागू की गई तो इससे पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक असंतुलन पैदा हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूर्वी राजस्थान की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पश्चिमी राजस्थान से भिन्न रही है। यहाँ सदियों से ब्रजभाषा, हिंदी और उनसे जुड़ी लोक परंपराएं सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। गांवों की चौपालों से लेकर लोकगीतों, धार्मिक आयोजनों, पारिवारिक संवादों और साहित्यिक परंपराओं तक ब्रज संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। ऐसे में यदि शिक्षा व्यवस्था में किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है तो यह पूर्वी राजस्थान की भाषाई विरासत को प्रभावित कर सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जताई चिंता। युवाओं और छात्र संगठनों ने विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भविष्य में यदि राजकीय सेवाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं या भर्ती परीक्षाओं में राजस्थानी भाषा को विशेष महत्व दिया गया तो उन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अधिक लाभ मिलेगा जहां यह भाषा व्यवहारिक रूप से अधिक प्रचलित है। इससे पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भाषाई दबाव बढ़ेगा और समान अवसरों की भावना प्रभावित हो सकती है। शिक्षाविदों का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्थानीय मातृभाषाओं और सांस्कृतिक विविधताओं के संरक्षण पर बल देती है। ऐसे में किसी भी भाषा नीति को लागू करने से पहले क्षेत्रीय भाषाई वास्तविकताओं का व्यापक अध्ययन आवश्यक है। उनका मत है कि पूर्वी राजस्थान में ब्रजभाषा और हिंदी को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान मिलना चाहिए ताकि यहाँ की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके। सामाजिक संगठनों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय भाषाई संतुलन को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले समय में ब्रजभाषा और उससे जुड़ी लोक परंपराओं के कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि भाषा नीति पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले पूर्वी राजस्थान के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, भाषा विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों से व्यापक संवाद किया जाए। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भाषा का विरोध करना नहीं है, बल्कि पूर्वी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, भाषाई पहचान और युवाओं के समान अवसरों की रक्षा करना है। फिलहाल यह मुद्दा पूरे पूर्वी राजस्थान में चर्चा का विषय बनता जा रहा है और आने वाले समय में इस पर व्यापक जनमत देखने को मिल सकता है। राम राम साहब, माननीय न्यायालय का एक अभी आदेश आया राजस्थानी भाषा के संदर्भ में और उस आदेश के तहत राजस्थानी भाषा को विद्यालय और प्रशासनिक स्तर पर मान्यता देने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। हम माननीय न्यायालय के उस आदेश का सम्मान करते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ ये जो पूरी राजस्थानी भाषा का जो प्रकरण है वो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता, इन सब के कारण अगर इस पे हमारे जो दो क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में राजस्थानी भाषा को बोला जाता है, परंतु उसके साथ साथ वहाँ पर भी मारवाड़ी भाषा है, डूंडाड़ी है, शेखावाटी है, अन्य भाषाओं का उसमें समायोजन है। परंतु ये भाषा जब हम इस भाषाई स्तर पर राजस्थान के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, पूर्वी राजस्थान को,
तो पूर्वी राजस्थान में लगभग अपने धौलपुर, भरतपुर, डी, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, ये जो क्षेत्र पूरा आता है, यहाँ पर राजस्थान की वो भाषा नहीं बोली जाती। अपितु अगर हम भाषाई स्तर पर देखें तो भरतपुर, धौलपुर, डीग और कुछ क्षेत्र करौली का, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। और करौली, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर और वहाँ तक अलग भाषा बोली जाती है, पहाड़ी ब्रज जिसको कहते हैं। अगर कोटा क्षेत्र को देखते हैं तो कोटा क्षेत्र में वहाँ पर जो भाषा का स्तर है वो अलग है। तो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो पूरे राजस्थान के संदर्भ में दिया है, परंतु अगर इसी को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी समय में अगर ये नियम लागू होता है, नियम लागू हो, हम उसका विरोध नहीं करते, हम भाषा का विरोध नहीं करते, हम भी राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा का समर्थन करते हैं, परंतु इसके साथ साथ हमारे हजारों लाखों जो युवा हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक की तैयारी हो, अभी आने वाले समय में रीट की तैयारी है, पटवारी की तैयारी है, अपने आरएएस की तैयारी है, मेडिकल की तैयारी है, अन्य राजस्व विभाग में जगह निकल रही हैं, पुलिस विभाग में जगह निकल रही हैं, ये जो लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर इस राजस्थानी भाषा के प्रश्न पत्र उसमें आते हैं तो हमारे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, उनके लिए अतिरिक्त भार होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये नियम लागू करें, उसमें उससे पहले राजस्थान की जो भाषाई और सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत का अध्ययन कराया जाए। और जिस तरह से धौलपुर में पहाड़ी ब्रज बोली जाती है, भरतपुर में ब्रज बोली जाती है, करौली में पहाड़ी ब्रज है, अगर डीग में देखें, सवाई माधोपुर देखें, अलवर में देखें, दौसा में देखें, कोटा में देखें, इन क्षेत्रों में जो भाषा का स्तर है वो प्योर राजस्थानी नहीं है, अपितु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो भाषा है उनसे संबंधित इन क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का तो बहुत ही सम्मान करता हूँ, परंतु मुख्यमंत्री जी से ये जरूर निवेदन करता हूँ कि हमारे जो लाखों विद्यार्थी भाई जो तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए, ये प्रशासनिक स्तर से ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसको सांस्कृतिक और भाषाई उस स्तर पर इसका पुनः अध्ययन कराया जाए और जो कुठाराघात होने वाला है भविष्य में हमारे युवा भाइयों के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए पुनः इस पर विचार किया जाए और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लागू कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबेनेजर स्कूल बाड़ी में प्रतिभाओं का भव्य सम्मान समारोह। 25 वर्षों से 100% परिणाम देने वाले विद्यालय ने मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों को किया सम्मानित। बाड़ी न्यूज। एबेनेजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 से 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर में उत्साह, गौरव और प्रेरणा का माहौल देखने को मिला। समारोह में 10वीं, 8वीं एवं 5वीं कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी थाना कोतवाल देवेंद्र शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथियों में सरोज मंगल, हरिओम सिकरवार, दीपक शिवहरे, दिलीप चाहर, शिव शंकर गर्ग तथा सुनील गर्ग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, समय प्रबंधन एवं सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास और संस्कार ही सफलता की असली कुंजी है। विद्यालय के छात्र हेमंत बंसीवाल ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर स्कूल टॉपर बनने के साथ धौलपुर जिले में तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं छात्रा भूमि अग्रवाल ने गर्ल्स कैटेगरी में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि एबेनेजर स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम लगातार 25 वर्षों से 100% रहा है और आज तक कोई भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में असफल नहीं हुआ। विद्यालय के कई विद्यार्थी पूर्व में राजस्थान मेरिट सूची, जिला टॉपर एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे स्कूटी योजना, पद्माक्षी पुरस्कार एवं गार्गी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके सैकड़ों विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत है तथा देश विदेश में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इन उपलब्धियों के पीछे अनुशासन,
नैतिक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सबसे बड़ा आधार है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम में योगदान देने वाले विद्यालय के सभी शिक्षकों को भी अतिथियों द्वारा दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में राकेश गर्ग, अजय गर्ग एवं मुकेश गुप्ता ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। अभिभावकों ने विद्यालय द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और नए लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। महिला सुरक्षा अभियान में धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्कूल, बस स्टैंड और गांधी पार्क में लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले 3 युवक गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत धौलपुर पुलिस ने लगातार दूसरे दिन मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं हवा सिंह के सुपरविजन में महिला अपराध अनुसंधान सेल के सहायक उप निरीक्षक रामराज सिंह के नेतृत्व में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने सादा वर्दी में शहर के विभिन्न स्थानों पर डिकॉय ऑपरेशन चलाया। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के बाहर एक युवक लड़कियों के आगे पीछे घूमते हुए सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। मौके पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे धर दबोचा। वहीं रोडवेज बस स्टैंड और गांधी पार्क क्षेत्र में भी लड़कियों एवं महिलाओं पर फप्तियां कसने वाले 2 अन्य युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवकों की पहचान पुष्पेंद्र, दीपक एवं अकरम अली के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान महिला पुलिस टीम में हैंड कांस्टेबल विनेश कुमारी, फरीदा बानो तथा कांस्टेबल प्रीति, शबाना एवं बेबी शामिल रहीं। पुलिस ने करीब आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को समझाइश देकर छोड़ा। धौलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता। ग्रामीण महिलाओं के नाम पर फाइने से वाहन उठाने वाले गिरोह का 5 रुपये हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार जिले भर में चलाए जा रहे इनामी टॉप 10 एवं जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ग्रामीण महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से दोपहिया वाहन फाइनेंस कराने वाले गिरोह के 3 वर्षों से फरार चल रहे 5 रुपये हजार के इनामी आरोपी पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित रूप से धोखाधड़ी करता था। गिरोह ग्रामीण महिलाओं की आईडी और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम से दोपहिया वाहन फाइनेंस पर उठाता था, जबकि उन वाहनों का इस्तेमाल स्वयं आरोपी और उसके साथी करते थे। मामले में इससे पहले गिरोह में शामिल 5 रुपये हजार के इनामी आरोपी दीपक सोनी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पंकज बंसल पिछले 3 वर्षों से गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में फरारी काट रहा था। बाड़ी पुलिस ने उसे आगरा क्षेत्र स्थित रोहता नहर के पास से दबोचने में सफलता प्राप्त की। आरोपी की गिरफ्तारी में नीरज शर्मा एवं राजेंद्र की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जांच के दौरान इस संगठित फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों के नामों का भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। बाड़ी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में इनामी एवं टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। JVVNL की ततैया टीम ने की डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही। राजाखेड़ा न्यूज। JVVNL अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार सहायक अभियंता आनंद तिवारी उपखंड राजाखेड़ा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा और उनकी टीम द्वारा सुबह से ही अवैध केबलों के खिलाफ कार्यवाही कर करीब 110 अवैध केबलों को जब्त कर स्टोर कार्यालय में जमा किया। कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण राजाखेड़ा विशाल जायसवाल और उनकी टीम द्वारा DCPDC परिसरों की जांच की गई, साथ ही करीब 3000 अवैध केबलों को उतार कर स्टोर कार्यालय में जमा किया गया। कनिष्ठ अभियंता मरैना एवं उनकी टीम द्वारा करीब 4.5 लाख रुपए मौके पर जमा कराए और 04 ट्रांसफार्मर बकाया राशि पर उतार कर स्टोर राजाखेड़ा में जमा कराए।
जिसमें से एक ट्रांसफार्मर परसोदा से, एक ट्रांसफार्मर हथवारी फिटर से, एक ट्रांसफार्मर आनंदपुर से, एक ट्रांसफार्मर मुरैना से उतारकर स्टोर में जमा कराए। उक्त कार्यवाही टीम में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव सिंह, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, लक्ष्मण सिंह, भूदेव शर्मा, चित्र सिंह, यूनिश खां, अयूब खां, संजीव घनश्याम सोनेश, संदीप दीक्षित इत्यादि कर्मचारी उपस्थित थे। विद्युत निगम की बड़ी कार्रवाई। राजाखेड़ा में 8 ट्रांसफार्मर उतारे, 4 उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर उतारते ही मौके पर जमा कराए 5 लाख रुपए, 350 अवैध जंपर हटाए, 60 कनेक्शन किए डीसी। राजाखेड़ा न्यूज। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने राजाखेड़ा उपखंड में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली को लेकर व्यापक अभियान पुनः शुरू कर दिया है। डिस्कॉम के मरेना व राजाखेड़ा शहर ग्रामीण क्षेत्रों में बकायेदारों पर बड़ा एक्शन किया गया है। निगम की इस कार्रवाई से बिजली चोरों और लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम का दस्ता देख बकायेदारों में हलचल देखी गई। 10 लाख की बकाया राशि पर 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिनमें से 4 उपभोक्ताओं ने मौके पर 5 लाख रुपए जमा करा दिए तो डिस्कॉम ने उनकी बिजली ट्रांसफार्मर रखकर पुनः शुरू की। विद्युत विभाग की टीम ने बकाया वसूली के तहत सख्त रुख अपनाते हुए बकाया राशि पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दबाव बढ़ता देख उपभोक्ताओं ने मौके पर ही बकाया राशि, नकद राशि जमा कराई। अवैध कनेक्शनों पर प्रहार, 350 जंपर हटाए। शहर, ग्रामीण और मरेना क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन में विभाग को बड़ी सफलता मिली। टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य लाइनों से अवैध रूप से डाले गए 350 जंपर, कुंडी कनेक्शन काट दिए। अवैध तारों के जाल को हटाकर लाइन लॉस कम करने की दिशा में कदम उठाया और इनको आवेदन पत्र जमा करने के लिए प्रेरित किया गया है। एसी चलाने वाले भी आए रडार पर। निगम की सतर्कता टीम ने चेकिंग के दौरान पाया कि कई उपभोक्ता अवैध रूप से भारी लोड वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। कार्रवाई के तहत VCR भरी गईं। इनमें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो एयर कंडीशनर AC का उपयोग बिना वैध कनेक्शन या मीटर बाईपास कर रहे थे। अधिकारियों का संदेश, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो उपभोक्ता बार बार चेतावनी के बाद भी बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके कनेक्शन स्थायी रूप से काटे जाएंगे। बिजली चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे सिस्टम पर लोड बढ़ता है, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिल तुरंत जमा कराएं और अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें, उससे विद्युत तंत्र पर ट्रिपिंग नहीं आए और बिजली सुचारू रूप से चल सके। कार्यवाही में ग्रामीण जैन विशाल जायसवाल, जैन मरेना रणवीर सिंह। बाड़ी जनसुनवाई में बिजली संकट और बाल विवाह रोकथाम रहे प्रमुख मुद्दे। 14 परिवाद पहुंचे प्रशासन के पास, 2 शिकायतों का मौके पर हुआ समाधान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी पंचायत समिति के BC रूम में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान आमजन की कुल 14 शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखी गईं, जिनमें से 2 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान आगामी विवाह सीजन को देखते हुए बाल विवाह रोकथाम को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। धौलपुर जिला परिषद से पहुंचे एडवाइजर अवसाद खान ने अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासनिक तैयारियों और विभागीय जिम्मेदारियों की जानकारी दी। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि बाल विवाह की आशंका होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी जाए और सतर्कता बरती जाए। जनसुनवाई में 2 दिन पूर्व आए अंधड़ और तूफान से प्रभावित बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस पर उपखंड अधिकारी ने डिस्कॉम अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम के AEN RD मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज अंधड़ के कारण बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ और सरमथुरा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। 33 kV के 8 फीडरों के 18 पोल तथा 11 kV के 53 फीडरों के 549 पोल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम की टीमें लगातार फील्ड में कार्य कर रही है और अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि शेष क्षेत्रों में तेजी से कार्य जारी है।
बाड़ी क्षेत्र में अकेले 217 कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान प्रशासन ने आमजन को भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए आगे आया परिवहन विभाग। धौलपुर आरटीओ परिसर में बांधे गए परिंदे, पर्यावरण संरक्षण के साथ दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। धौलपुर न्यूज। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से धौलपुर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने सराहनीय पहल करते हुए आरटीओ परिसर में परिंदे बांधे। विभाग ने इन परिंदों में नियमित रूप से पानी भरने का संकल्प लेते हुए आमजन को भी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदु मीना ने कहा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक सरोकार निभाना भी प्रत्येक विभाग का दायित्व है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में जल स्रोतों की कमी के कारण पक्षियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है और हर वर्ष बड़ी संख्या में पक्षी प्यास से दम तोड़ देते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपने घर, दुकान, कार्यालय और आसपास के स्थानों पर परिंदे लगाकर उनमें नियमित रूप से स्वच्छ पानी और दाना रखें ताकि पक्षियों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। आरटीओ इंदु मीना ने युवाओं और सामाजिक संगठनों से भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के सार्वजनिक स्थानों पर भी परिंदे लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस पहल की खास बात यह रही कि परिंदों पर यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश भी अंकित किए गए ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति भी जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम में गौरव यादव परिवहन निरीक्षक सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। परिवहन विभाग ने 274 बिना नंबरी वाहनों पर अंकित कराए नंबर। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सोमोटो पिटीशन के आधार पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा गठित एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 274 बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को जब्त किया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 274 ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जिन पर वहां का पंजीयन नंबर अंकित नहीं था। मौके पर ही वाहनों पर नंबर अंकित कराने की कार्रवाई कराई गई। विशेष रूप से ट्रैक्टरों के पीछे लगी ट्रॉलियों पर पंजीयन नंबर अंकित करने का कार्य किया गया। वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि वे बिना HSRP नंबर प्लेट के वाहन नहीं चलाएं। यदि ट्रैक्टर पंजीकृत है तो उसका पंजीयन क्रमांक ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रॉली पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। समझाइश के बाद जिन वाहनों पर पंजीयन नंबर अंकित नहीं होंगे, ऐसे वाहनों को भविष्य में सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जांच दल बनाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि बिना नंबर वाले वाहन अब दुर्घटना करने के बाद आसानी से बच नहीं सकेंगे। नंबर अंकित होने से ऐसे वाहनों की पहचान एवं कार्रवाई करने में सुविधा होगी। मनरेगा की जगह लागू होगा वीबी ग्राम जी अधिनियम। 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार योजना में बड़ा बदलाव। अब 125 दिन मिलेगा रोजगार। धौलपुर न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इसके लागू होते ही मनरेगा योजना समाप्त हो जाएगी और ग्रामीण रोजगार व्यवस्था नए स्वरूप में काम करेगी। नए कानून के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वैधानिक रोजगार मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण मजदूर परिवारों की आय बढ़ेगी और गांवों में रोजगार के अवसर मजबूत होंगे। जिन परिवारों के पास पहले से मनरेगा जॉब कार्ड है और जिनका EKYC पूरा हो चुका है, उन्हें नई प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। नए कार्ड जारी होने तक पुराने जॉब कार्ड मान्य रहेंगे। कानून के अनुसार रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होगा। समय पर रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।
मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी और भुगतान में देरी होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। नए अधिनियम में जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, आजीविका संवर्धन, सूखा एवं बाढ़ प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने ठेकेदारों और श्रम विस्थापक मशीनों पर प्रतिबंध जारी रखा है ताकि अधिकतम रोजगार मानव श्रम के माध्यम से उपलब्ध हो सके। कार्यस्थलों पर फेस ऑथेंटिकेशन से उपस्थिति दर्ज होगी, जबकि तकनीकी दिक्कत वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था भी रहेगी। गांव से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर काम मिलने पर श्रमिकों को अतिरिक्त 10% परिवहन एवं आवास भत्ता भी मिलेगा। पारदर्शिता के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर जनता बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें कार्य की लागत, सामग्री उपयोग और श्रम दिवस की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम पंचायतों को नियमित सामाजिक ऑडिट और रिकॉर्ड सार्वजनिक करने होंगे। सरकार का कहना है कि वीबी ग्राम जी अधिनियम केवल रोजगार गारंटी योजना नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में बड़ा कदम है।